एयर इंडिया था, उनके उसके पास पब्लिक वर्क्स था, जिसके हाँ, तहत उन्होंने ताजमहल का रिपेयर भी किया। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है, हाँ, ये पहली बार पहली बार स्थापित किया भारत स्थापित में, किया कलकत्ता में। उसके फोटो कलकत्ता में। आपको आप देखेंगे। तो जो वाटर मिनिस्ट्री है, उनको एक पता चला किसी के थ्रू कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी मिनिस्ट्री भी उनकी वजह से हुई, वो कमीशन भी सेंट्रल अच्छा। वाटर कमीशन की वजह से हुआ। ये रिहेबिलिटेशन प्लान को रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान में कन्वर्ट किया, अच्छा। और बाबा साहेब उसके मेंबर थे। हाँ, और चूंकि बाबा साहेब इकोनॉमिस्ट थे, हाँ, तो उनको वो सारा ज़्यादा मालूम था, तो उनके ऊपर उस रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनी, उसके हाँ, ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बाबा साहेब के ऊपर। जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो बाबा साहेब ने बनाई है और जो चल रही है। ओके। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, उस किताब में मैंने लिखा है कि ही वॉज ए फादर ऑफ द वाटर एंड पावर पॉलिसी ऑफ एट ऑल इंडिया लेवल से गया था। तो बाबा साहेब ने फिर जब वो मिनिस्टर थे नहीं, तो उन्होंने ये कहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वक्त आया, तो हाँ, पहले ड्रॉप में उन्होंने ये इनपुट किया कि भाई जो रिवर है, जो इंटर स्टेट से फ्लो करती है, हाँ, उसके ऊपर एक स्टेट का ये नहीं होता, राइट। तो वो कि यूनियन की लिस्ट में आना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है हमारे हाँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, हाँ, कि कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वाटर एंड पावर से रिलेटेड रोल को इग्नोर किया, हाँ, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हाँ, और अप्रिशिएट नहीं किया उतना। हाँ, हाँ, मेरा ख्याल है ये अनुभव के आधार पर सही नहीं है। और भाभा जो है, इरिगेशन पावर डिपार्टमेंट वर्क एंड माइन मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो गई, ओके। और भाभा उसकी मिनिस्टर थी। हाँ, तो भाभा ने इतनी मुंह भर के तारीफ की, हाँ, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथी जो है, उन्होंने जो रोल प्ले किया है, वो इतना इपोक मेकिंग है, अच्छा। इपोक मेकिंग है और फंडामेंटल है, हाँ, जो फ्यूचर में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन और पावर का आधार बनेगी। तो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने भी और सारे इन्होंने बाबा साहेब के रोल को नजरअंदाज नहीं किया, हाँ, वो एक्सेप्ट किया। ये है कि ये कुछ ये हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पता नहीं किसी, हाँ, सरकार ने इंटरफेरेंस करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द लेबर। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग जो है, वो बाबा साहेब ने प्लानिंग इंडिया में 1950 में जो तो नेहरू जी और इन्होंने कांग्रेस ने किया, उसके पहले ये विचार उन्होंने रखे। अच्छा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए ये जो आइडियाज है, ये आइडिया हम 1950 के पहले ब्रिटिश पीरियड में 1942 एंड 46 में आई थी, और उसका श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से संसद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की, तो उसके बाद देश भर में माहौल गर्म है। अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, अलग अलग राजनीतिक दलों ने प्रोटेस्ट किया, और उसकी चर्चा आज भी हो रही है। इस बीच बीजेपी भी जो है वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है बताने की कि वो किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर की लीगेसी को अपना रहे हैं। इस तरह की बातें वो कहते हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक रिमार्क किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कांग्रेस ने जो है उनकी जो वाटर पॉलिसी थी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उनका जो उस क्षेत्र में काम था उस क्षेत्र को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से 1946 तक वाइसराय काउंसिल में कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उनके पास में लेबर मिनिस्ट्री थी। और लेबर मिनिस्ट्री के तहत 10 पोर्टफोलियो थे, जिसमें एयर इंडिया, पीडब्ल्यूडी, वाटर समेत कोल एंड माइंस ऐसी जैसी लगभग 10 मिनिस्ट्रीज थी। तो इस मिनिस्ट्री के तहत डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कुछ अचीवमेंट किया, जो वर्क किया, उसके संदर्भ में और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो स्टेटमेंट है उस संदर्भ में हमारे साथ चर्चा करने के लिए देश के जाने माने अर्थशास्त्री, विचारक, चिंतक, अभ्यासक डॉक्टर सुधीर स्वराज सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो वाटर पॉलिसी है उसको कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी थी।
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट या हीराकुंड प्रोजेक्ट ये डॉक्टर अंबेडकर के समय ही बने थे, उन्होंने ही उनके ही कंसेप्ट से बने थे। और काफी कुछ जो है पॉलिसीज उन्होंने उस वक्त फ्रेम की थी, बनाई भी थी। आप जब 1991 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन था, उस समय आपने एक किताब लिखी थी। आपको एक काम दिया गया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वाटर पॉलिसीज पे रिसर्च किया जाए। तो आपने जब एक किताब लिखी, एक किताब मेरे पास में है, इसके अलग अलग पब्लिकेशंस भी हुए हैं। ये सर ने लिखी हुई किताब है, इसका टाइटल है डॉक्टर अम्बेडकर रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग वाटर एंड पावर पॉलिसी। तो ये किताब जब आपने लिखी, काफी रिसर्च किया, तो आपने क्या समझा, क्या जाना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो लीगेसी थी या फिर उनका जो रोल था बीइंग मिनिस्टर वाटर पावर इरिगेशन में, तो सही में वो रोल को जस्टिफाई नहीं किया कांग्रेस ने या फिर वहीं पे रोक दिया? मेरा ख्याल है कि इस बात को समझने के लिए पहले बाबा साहेब ने जो वाटर एंड पावर पॉलिसी बनाई, जब वो, जैसे आपने कहा कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर थे, हाँ। और 10 पोर्टफोलियो थे उनके पास, और उसमें से वाटर एंड पावर डिपार्टमेंट उनके पास था। हाँ। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई, तो मेरा ख्याल है वो पॉलिसी पहले थोड़ा सा समझ ले, और उसके बाद मैं राइट। उस सवाल पे आ जाऊंगा। ये इसका बैकग्राउंड, ये किताब लिखने का या वो बाबा साहेब की स्टडी करने का ये है कि बाबा साहेब को जो भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उसके तहत गवर्नमेंट ने एक जनरल इंस्ट्रक्शन सारी मिनिस्ट्री को दी कि 1991 में 1991 में हाँ। कि वो अपने अपने मिनिस्ट्री में जो 14 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट करें। हाँ। तो जो वाटर मिनिस्ट्री है, उनको एक पता चला किसी के थ्रू कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी मिनिस्ट्री भी उनके वजह से हुई, वो कमीशन भी, सेंट्रल अच्छा। वाटर कमीशन की वजह से हुआ, हाँ। और पॉलिसी भी बनी, हाँ। जिसमें दामोदर वगैरह वगैरह। इसके अलावा उनको कुछ मालूम नहीं था। हाँ। तो उन्होंने फिर ये कोशिश की कि ऐसा करते हैं कि इस ओकेजन पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी फॉर्म में निकालते हैं, किताब में कहो या बुकलेट में कहो। वो बहुत लोगों से कांटेक्ट करने के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर आप काम कीजिए। मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और मैंने फिर जितना भी लिटरेचर था, और फिर उन्होंने मुझे फाइल भी दे दी, उस बेसिस पे ये किताब है। राइट। और ये किताब फिर उन्होंने पब्लिश की अपने नाम पे। मैंने 6, 7, 8 महीने के बाद, लगभग 1 साल के बाद मेरे नाम पे पब्लिश की, क्योंकि ये बिल्कुल नया कंट्रीब्यूशन हाँ, था। एग्जैक्टली। हाँ। तो अमन, ये कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि इसका बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इकोनॉमिक प्लान बनाया, जिसको रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्लान बना कहते हैं। ओके। वो इसलिए बना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद वो सोल्जर वापस आ रहे थे, तो उनको रिहेबिलिट करना था, नौकरी देनी थी या एजुकेशन। राइट। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज डिफेंस गुड प्रोड्यूस करती थी, उनको स्वीप करना था कि वो अलग और कमोडिटीज प्रोड्यूस करें। राइट। उसकी जरूरत थी नहीं, तो उसके लिए प्लान बना। तो उस प्लान के तहत इन्होंने क्या किया, रिहेबिलिटेशन प्लान को रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान में कन्वर्ट किया। अच्छा। और बाबा साहेब उसके मेंबर थे। हाँ। और चूंकि बाबा साहेब इकोनॉमिस्ट थे, हाँ। तो उनको सारा ज्यादा मालूम था, तो उनके ऊपर वो रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनी। हाँ। उसके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बाबा साहेब के ऊपर दी है। तो बाबा साहेब ने बाकी तो इकोनॉमिक प्लानिंग और इसके लिए किया है, उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में लेबर के अलावा वाटर और पावर पॉलिसी के लिए बहुत काम किया। ओके। वो काम ऐसे है, 4 तरह के काम किए। एक तो उन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पहले क्रिएट किया। हाँ। तो एक सेंट्रल वाटर वेज इरिगेशन नेविगेशन कमीशन बनाया। ओके। जिसका काम था वाटर डेवलपमेंट के लिए। हाँ। और जो एएन खोसला थे, हाँ। जो भाखड़ानांगर डैम के मुख्य चीफ इंजीनियर थे, तो भाखड़ानांगर डैम की कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी थी। हाँ। तो उनको बुलाया और ओके। उनको कहा कि आप इसके कमीशन बनिए। वो सीनियर मोस्ट इंजीनियर थे उस वक्त, वाटर इंजीनियर।
और दूसरा फिर पावर के लिए उन्होंने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड बनाया, अच्छा। जिसके चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने टेनेसी वैली अथॉरिटी में हाँ। एक इंजीनियर थे वोवरडेन, ओके। उसको वहां से मंगवाया अच्छा। और उसको बुलाया। हम्म। तो इस तरह से दो टेक्निकल बॉडीज उन्होंने सेटअप की। ओके ओके। और एक तो ये किया और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर को सेटअप किया। राइट। दूसरा उन्होंने सेंट्रल पॉलिसी बनाई वाटर और पावर डेवलपमेंट की। और उस पॉलिसीज के दो हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो रिवर डिफरेंट स्टेट से चली जाती थी, राइट, उसके ऊपर डैम कैसे कंस्ट्रक्ट करना, ये बड़ा मसला, कठिन मसला था। तो उन्होंने जो अमेरिका में टेनेसी वैली अथॉरिटी थी, जो डिफरेंट रिवर से चली जाती है, स्टेट से चली जाती, वहाँ का मॉडल लिया जो था अथॉरिटी। ओके। तो उन्होंने दामोदर वैली अथॉरिटी सेटअप करके वो डैम बनाने के लिए उन्होंने अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट लाया। फिर मल्टीपर्पज यूज ऑफ वाटर। पहले वाटर डैम बनाने का यूज क्या था, फ्लड को रोको। अच्छा। इवन इरिगेशन इन एग्रीकल्चर भी उतना एम्फेसिस थी इनमें। फ्लड रोको, क्योंकि बहुत फ्लड आते थे नॉर्थ में। तो इन्होंने मल्टीपर्पज इरिगेशन, वाटर सप्लाई टू इरिगेशन, अर्बन एरिया को, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा। तो ये ऐसे मल्टीपर्पज के लिए आप डैम बनाइए। और पूरे वो जो बेसिन होता है रिवर का, जो नदी बह रही है और जहाँ आपको करना है, तो बेसिन को पूरा प्लान करो। तो ये किया उन्होंने। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या किया, नेशनल ग्रिड का कॉन्सेप्ट लाया, वो भी अमेरिका से लाया। नेशनल ग्रिड का मतलब बिजली एक क्रिएट करने के बाद एक जगह रखना और उसको फिर डिफ्यूज कर देना। तो ये सारी नई बातें लाई। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन प्राइवेट में था, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेट करता था, उसको नेशनलाइज किया। ओके। जो हम देखते हैं अभी तो काफी अब तक 70 साल तक पावर सप्लाई सरकारी करती थी और प्रोडक्शन भी अब आ गई, लेकिन वो का उन्होंने किया। तो ये एक तो पॉलिसी थी। और फिर तीसरा जो था, और उसके बाद मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊंगा, तीसरा ये था कि काम भी शुरू कर दिए। तो जो स्टेट से प्रपोजल मांगा कि आपको कहा कौन से डैम का प्रपोजल है, हमें बताइए। तो प्रपोजल आए उनके पास दामोदर वैली का, प्रपोजल आया हीराकुंड का, प्रपोजल आया सोन रिवर का, प्रपोजल आया चंबल का, और कुछ नदियां जो डेक्कन की थी उनका आया। तो उन्होंने फिर वो डैम कंस्ट्रक्शन के लिए प्रपोजल भी शुरू किया। तो कंट्रीब्यूशन ये है उनका कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, पॉलिसी और कुछ डैम कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने वैसा ही कर दिया, उनका नेशनलाइजेशन करके उनका भी प्रोडक्शन के लिए पॉलिसी ये की, एक सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड सेटअप किया। तो ब्रीफ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो बाबा साहेब ने बनाई है और जो चल रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, उस किताब में मैंने लिखा है कि ही वॉज ए फादर ऑफ द वाटर एंड पावर पॉलिसी ऑफ एट ऑल इंडिया लेवल। स्टेट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। स्टेट में तो अपना प्रोविंशियली वो करते थे, जैसे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ एक इंटरनेशनल एडवाइजर था, कोई जो ऑफिस ही था नहीं। उनकी वजह से फिर ये मिनिस्ट्री बनी। जब जाके मेरा ख्याल है वाटर मिनिस्ट्री सेपरेटली फिर बनी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि देश में जो स्टेट सब्जेक्ट था वाटर या पावर मिनिस्ट्री का, वो नेशनल लेवल पे आया। हाँ, वो नेशनल लेवल पे आया। उसमें और उन्होंने 2-3 बातें की जो मैं अपने अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं भूल गया था। तो बाबा साहब ने फिर जब वो मिनिस्टर थे नहीं, तो उन्होंने ये कहा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वक्त आया, तो पहले ड्रॉप में उन्होंने ये इंक्लूड किया कि भाई जो रिवर है जो इंटर स्टेट से फ्लो करती है, उसके ऊपर एक स्टेट का ये नहीं होता। तो वो यूनियन की लिस्ट में आना चाहिए। अच्छा। वो लाया, और उनके जो प्रॉब्लम है वो भी यूनियन लिस्ट में आनी चाहिए। उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसका हिस्सा बनाया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होने के बाद फिर 1956 में, तब बाबा साहेब 56 अगस्त सितंबर में थे राज्यसभा में, 2 बिल बनाए
अच्छा। एक तो इंटर स्टेट रिवर बोर्ड हाँ। और इंटर स्टेट रिवर बोर्ड और एक डिस्प्यूट बोर्ड, ऐसे दो एक्ट बनाए। ओके। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेशन कंट्रीब्यूशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा काम जो है एट ए नेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल किया। और उस समय जब ये बात उनके मिनिस्टर वो जब नहीं थे, उसके बाद में भाभा करके जो थे वो मिनिस्टर बने और वीएन गाडगिल जो है वो मिनिस्टर बने। तो इन्होंने भी बाबा साहब के बारे में काफी बातें कही है, उसको भी आपने जिक्र किया है किताब में। ये उसमें वो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, कि कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वाटर एंड पावर से रिलेटेड रोल को इग्नोर किया, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है और अप्रिशिएट नहीं किया वो। मेरा ख्याल है ये अनुभव के आधार पर सही नहीं है। अच्छा। उसमें दो तीन बातें बताओ मैं, जिससे बेसिस के ऊपर हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कांग्रेस ने 1948 के बाद वो सारी पॉलिसी बनी और वो पॉलिसी फिर ट्रांसफर हुई इंडिपेंडेंट के बाद। फिर तो कुछ तो गई पावर मिनिस्ट्री में और कुछ गई वाटर मिनिस्ट्री में। तो कांग्रेस ने बाबा साहेब के इस रोल का एप्रिसिएशन भी किया, नंबर वन। दूसरा, जो पॉलिसी बनाई उसको इम्प्लीमेंट करने के रेगुलेशन भी बनाए। ओके। और फिर उसका एप्रिसिएशन भी किया। उसके दो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा कि जब 46 में बाबा साहेब मिनिस्टर नहीं रहे, 46 में, और भाभा जो है इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट वर्क एंड माइन मिनिस्ट्री में ट्रांसफर हो गए और भाभा उसके मिनिस्टर थे। तो भाभा ने इतनी मुंह भर के तारीफ की है। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथी जो है उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो इतना इपोक मेकिंग है। अच्छा। इपोक मेकिंग है और फंडामेंटल है, जो फ्यूचर में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन और पावर का आधार बनेगी। ओके। इतना उन्होंने उसकी तारीफ की है। उसके पहले एक अमेरिकन इंग्लिश राइटर है हर्ट, HART हर्ट, उसमें रिवर पे किताब निकाली उन्होंने। अच्छा। और वो किताब में भी बाबा साहेब के प्रति उन्होंने रिमार्क दिया दामोदर वैली। अच्छा। वो मतलब दामोदर वैली तो अमेजिंग है ना, क्योंकि दामोदर वैली जो है बाबा साहेब, मैंने 3 साल का पीरियड है, 3 साल के पीरियड में इतनी चीजें की रिवर डैम के बारे में, जहां और कंट्री में 15-15, 20-20 साल लगे। अच्छा। तो उसने कहा इट इज द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, हिज नॉलेज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म, ये स्टेट के झगड़े होते थे उसको डील करने के लिए, उनके वजह से जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है इतने कम समय में मतलब शुरुआत हुई। इट्स ए मच वेरी लार्ज प्रोजेक्ट दामोदर। आप जाके देखेंगे वहां पे, तो हमारे कुछ इंजीनियर उस पे काम किए। वुके का नाम जानते होंगे आप। वुके थे दिल्ली में, तो वो इंजीनियर भी थे इस पे। तो ये तो तारीफ उन्होंने की। जब शाह का टर्म 6-7-8 महीने में खत्म हो गया, इंडिपेंडेंट के बाद नई मिनिस्ट्री बनी, तो VN गाडगिल उसके मिनिस्टर बने। बाबा का टर्म खत्म होने के बाद। VN गाडगिल जो पुणे में है, जो बाबा साहेब को अच्छी तरह जानते हैं, विठ्ठलराव गाडगिल, तो उन्होंने बिल लाया फिर दामोदर का। अच्छा। 1948 में। और उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर की मुंह भर कर तारीफ की कि भाई इन्होंने दामोदर वैली के प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया। जब ये बिल आया उसी और उसका डिस्कशन हुआ, तो कुछ लोगों ने ये डाउट रेस किया कि ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है और यदि इसका कोई फेल हो गया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं था लोगों को कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ टेनेसी वैली प्रोजेक्ट इन USA कि हम कर पाएंगे। लेकिन वो बाबा साहेब और इनकी हिम्मत देखो कि जिनकी वजह से उन्होंने किया है। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे दूं कि हीराकुंड डैम जो है, हीराकुंड डैम के लिए वाइसराय ने इनको लिखा बाबा साहेब को कि इसमें आप कुछ जल्दी कर लीजिए। क्योंकि ये जो उड़ीसा के लीडर थे मेहता,
ये जेल में थे, वहां से उन्होंने खत भी लिखा बाबा साहेब को कि दामोदर की तरह हीराकुंड पर भी कुछ कीजिए। अच्छा, मतलब वो उन्होंने इतना जान लिया था दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ बिल्कुल, वो आगे हो चुकी थी। हाँ तो हीराकुंड में बाबा साहेब ने ये एन खोसला को कहा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाइए। राइट। उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया, वो सबमिट हुई, हाँ, उड़ीसा असेंबली गई और कांग्रेस ने इमीडिएटली पास की। ओके। तो ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस ने उसको इग्नोर किया, ये इग्नोर किया, वो हाँ, किया, हाँ, बिल्कुल नहीं। हम्म, लेकिन क्या हुआ कि वो रिहेबिलिटेशन के इशू होते हैं ना, हाँ हाँ दामोदर में तो बाबा साहेब ने रिहेबिलिटेशन के इशू सारे सॉल्व किए थे। हाँ, लेकिन हीराकुंड में वो रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ये मार्च में फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया हाँ, गवर्नर ने, हाँ, और बाबा साहेब मार्च 19। मार्च 1946 में, ओके। और जुलाई में बाबा साहेब ने मिनिस्ट्री छोड़ी। हाँ, तो वो उसको टाइम लगा। यस, हाँ, तो 1957 में वो सारा प्रोजेक्ट पास हो गया, होके उसका इनाग्रेशन करने नेहरू चले गए। अच्छा। और नेहरू ने वो जो सेंटेंस है ना फेमस नेहरू का कि भाई आवर डैम्स आर द टेम्पल ऑफ इंडिया वगैरह राइट वगैरह। राइट, हाँ, फॉर्चुनेटली हिस्ट्री ये है उसकी एक स्टोरी कि वो चेयरमैन थे ए एन खोसला। अच्छा, एट द जो टाइम ही वन, हाँ, हाँ, क्योंकि ए एन खोसला रिटायर होने के बाद उनको उड़ीसा का गवर्नर बनाया था। अच्छा, ओके। बाबा साहेब ने जिनको लाया था वो गवर्नर गवर्नर बने थे उड़ीसा के, हाँ, और बाबा साहब तब थे नहीं, हाँ, 57 की बात है। हम्म, लेकिन एन खोसला ने अपने चेयरपर्सन के रिमार्क में पूरा इतिहास बता दिया कि इसके पीछे अंबेडकर कैसे है, ओह, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने मुझे कैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा और शुरुआत कैसे की। तो ओके, मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस ने पूरी तरह बाबा साहेब के कंट्रीब्यूशन को ये किया है। हाँ, और दूसरा ये है, फिर उन्होंने जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाया, हाँ, वो जो मैंने पहले ही जिक्र किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजन की, मेरा ख्याल 241 वो आर्टिकल है। हाँ, और फिर वो 2 ये भी बनाए, हाँ, बोर्ड भी बनाए, एक इंटर स्टेट रिवर बोर्ड राइट और ये एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बोर्ड है, ऐसा राइट बोर्ड है। राइट, हाँ, तो ये सारे रेगुलेशन भी उन्होंने बनाए हैं। तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा रिकॉग्निशन भी है, उसको सामने भी लिया है। और आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि जो पॉलिसी ऑफ मल्टीपर्पज वो यूज ऑफ वाटर जो है वो तो हाँ, आज इतना हिस्सा बन चुकी है, यस, कोई बदल नहीं सकता। कोई बदल नहीं तो सकता, बाबा सबके साहेब लिए बेनिफिशियल है वो। हाँ। हम्म, और जब मैंने ये किताब लिखी थी, हाँ, जब ये किताब लिखी थी उस वक्त मैंने सीधे सेंट्रल वाटर कमीशन को पूछा, तब तक उन्होंने 100 डैम बनाए थे। अच्छा, हाँ। ये किताब लिखने तक 100 डैम बन के, मतलब वो उनका जो पॉलिसी था उसको पॉलिसी को आगे ले गए थे। 100 डैम बनाए, 100 और डैम बनाए, देखो बाबा साहेब ने मतलब क्या किया है। हाँ, ये नहीं होता तो इतना होता नहीं। इतना नहीं होता, बराबर है। तो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने भी और सारे ये इन्होंने बाबा साहेब के रोल को नजरअंदाज नहीं किया, हाँ, वो एक्सेप्ट किया। ये है कि ये कुछ ये हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पता नहीं पता हाँ, नहीं ये ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आई। हाँ, हाँ, ये हमने अब एक तरीके से किताब के रूप में लाई है। राइट, लेकिन वो रिकॉग्निशन है, वो रिकॉग्निशन है, बिल्कुल। ये किताब का एक जो आपका किताब का है कि इकोनॉमिक प्लानिंग भी एक हिस्सा था। हाँ हाँ हाँ। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताइए, क्योंकि ये भी जो विषय है वो बहुत ज्यादा लोगों की चर्चा में नहीं है, इस पर आप बताइए। इतने अमन, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो था, हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, ओके, जिसमें 8 मिनिस्ट्री इंक्लूडेड थी। ओके, और वो 8 मिनिस्ट्री के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप ये रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाइए। हाँ हाँ हाँ, और उसके लिए रिकंस्ट्रक्शन प्लानिंग कमेटी बनाई, राइट, जिसमें बाबा साहेब मेंबर थे। हाँ हाँ, और वो एक अकेले इमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। राइट, तो पहली बार इसका मतलब ये है कि हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हाँ हाँ, कि भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए प्लान होनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप करता है, सरकार कोई इंटरवीन करता नहीं, कुछ रेगुलेशन बनाता है बस। राइट, लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर की हो कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए, कि ग्रोथ भी हो, पॉवर्टी भी घटे, इनइक्वालिटी ना हो, इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। हाँ, जो हमने फिर फाइनली फर्स्ट 5 प्लान से अडॉप्ट की। हाँ, अच्छा,
आप ये देखेंगे कि बाबा साहेब ने वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें, इसलिए मैंने वो सेपरेट चैप्टर लिखा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और इकोनॉमिक प्लानिंग का होना ज़रूरी वो इसलिए भी है कि आपको जो गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो पूरे करने चाहिए, वैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन इसमें एक आर्थिक विचारधारा को समझ लेना चाहिए। हाँ, हाँ, एक ट्रेडिशनल परंपरावादी विचारधारा ये है कि भाई सारी चीजें आप प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दें, राइट, स्टेट ने इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये एक विचारधारा आज भी है, आज भी है, आज भी बड़े पैमाने पे आज तो। हाँ। हाँ, दूसरी विचारधारा जो है वो सोशलिस्ट टाइप है, वो ये कि तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, स्टेट ने इंटरवीन करना चाहिए yes, और जो जो कमियां हैं उसको कमी करने के लिए पॉलिसीज आनी चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को। तो इसलिए तो फिर बाद में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर को कितना रेगुलेट किया। तो डॉक्टर बाबा साहेब की ये पोजीशन थी, हाँ, ये भूमिका थी हाँ, कि प्राइवेट सेक्टर को एकदम फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, राइट, जिसको वो लैटिन में एक शब्द है लेसे फेयर, हाँ, तो वो शब्द भी इस्तेमाल किया, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, सरकार ने इंटरफेरेंस करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द लेबर। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग जो है वो बाबा साहेब ने प्लानिंग इंडिया में 1950 में जो नेहरू जी और इन्होंने कांग्रेस ने किया, उसके पहले ये विचार उन्होंने रखे। अच्छा, राइट, तो हिज थॉट्स वे सिमिलर टू दैट ऑफ नेहरू। सिमिलर टू दैट, Another. यस, तो उसके बाद तो पहले प्लान में तो प्लानिंग आ ही गई। हाँ, दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो प्लानिंग करेगा। राइट, तो वही हुआ प्लानिंग कमीशन, उनकी इच्छा भी थी प्लानिंग कमीशन का ये बनने की। आपको मालूम है, हाँ, उनको प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस किया गया था प्लानिंग कमीशन, कि लॉ के बाद आपको प्लानिंग दे देंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। राइट, तो उनका इंटरेस्ट था कि वो प्लान करेंगे गरीबों के लिए और लेबर हाँ, के लिए, राइट, लेकिन वो नहीं मिला। दैट वाज वन ऑफ द रीजन ही उन्होंने मेंशन किया रिसिग्नेशन के लिए। हाँ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए ये जो आइडियाज है, ये आइडिया हम 1950 के पहले ब्रिटिश पीरियड में 1942 एंड 46 में आई थी, और उसका श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को है। इसका पूरा डिस्कशन जो है वो हमने इस किताब में एक पहले चैप्टर में किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो किताब है अभी शायद पता नहीं मुझे अवेलेबल है अमेज़न पे या नहीं, या कहीं ये पर है, ये अमेज़न अच्छा, पे है, ये अमेज़न पे अवेलेबल है। ये किताब आप पढ़ सकते हैं सर की, अम्बेडकर रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, वाटर एंड पावर पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एज अ नेशन बिल्डर के रूप में जब हम देखते हैं तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन ये यह एकमेव उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम किया है। जैसा सर ने कहा कि एयर इंडिया भी उनके पास में डिपार्टमेंट था। एयर इंडिया था, उनके पास पब्लिक वर्क्स था, जिसके तहत उन्होंने ताजमहल का रिपेयर भी किया। अच्छा, ताजमहल का रिपेयरिंग उनके वक्त हुआ है। हाँ, उनके एक फोटो भी मैंने देखा था ताजमहल के साथ में बैठा हुआ। और माइन था, हाँ, माइन, कोलन माइंस, कोलकन माइन था। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है, हाँ, ये पहली बार स्थापित किया कलकत्ता में। उसके फोटो आपको आप देखेंगे। अच्छा, उसका फोटो है दिया हुआ। हाँ, तो पहली बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन्होंने दिया। तो ये जो आपने मुद्दा उठाया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को डिप्रेस क्लास का नेता कॉज लेने का कहते हैं, और या उसके आगे फिर मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट में रोल किया वो लेस नोन है। हाँ, इसमें से एक वाटर और पावर हमने सामने लाया है, लेकिन और जो कौन कौन से है, महिलाओं के लिए किया। हाँ, और सभी महिलाओं के लिए, वो भी डिफरेंस क्लास का इश्यू नहीं है। रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, पाकिस्तान अपने मुस्लिम के बारे में लिखा। और उन्होंने तो 6 महीने टाइम निकाल के थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिखी। हाँ, टाइम निकाल के लिखी उन्होंने। अच्छा, कहा। हाँ, उसके बाद लेबर पे है। हाँ, उसके बाद 2 मुद्दे बड़े अच्छे हैं। एक तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, हाँ,
1970 में लैंग्वेज कमीशन बना कि वो लैंग्वेज के आधार के आधार ऊपर पर- हमें स्टेट बनाने हैं। हाँ हाँ तो उन्होंने बताया कि भाई इतनी लैंग्वेज है, इतने स्टेट बनाइए। हाँ बाबा साहब ने कहा नहीं, लैंग्वेज बेस होना चाहिए लेकिन वो पूरा नहीं है। हाँ तो उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान अपनी छोटी सी किताब निकाली हाँ और उसने उन्होंने कहा कि स्टेट बनने का आधार जो है वो लैंग्वेज ही नहीं होना चाहिए, तो उसमें साइज होनी चाहिए। ओके बड़े बड़े स्टेट है उसको छोटा छोटा करना चाहिए, हाँ पॉपुलेशन देखनी चाहिए, फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी चाहिए, राइट लैंग्वेज आधार हो। हाँ इसलिए उन्होंने अलग से मैप दिया है। ओके उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के 3 राज्य दिखाए, हाँ जिसमें विदर्भ को सेपरेट दिखाया, Separate. मराठवाड़े को दिखाया, वेस्टर्न महाराष्ट्र को दिखाया, हम्म, बिहार का 3 है, हम्म, यूपी के 3 है, आंध्र प्रदेश के 3 है, और उसी बेसिस के ऊपर नए स्टेट बने हैं। राइट जैसे आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने कहा था तेलंगाना। तेलंगाना हाँ हाँ, जब वहाँ मूवमेंट चल रही थी तो लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप अभी इस पे बोले, अच्छा और मैं गया वहाँ पे, हाँ हाँ तो भाषण दिया कि तेलंगाना होना चाहिए। ओके उसके बाद मायावती जी ने जो ये बनाया 3 स्टेट, उत्तराखंड, उत्तराखंड हाँ मायावती जी ने और 2 स्टेट बनाने चाहिए थे। हाँ उस पे उन्होंने ना- भेजा था प्रपोजल केंद्र हाँ, को लेकिन बन नहीं पाए लेकिन एक उन्होंने जरूर बनाया, हाँ। है ना। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ झारखंड और और झारखंड बने ये सारे बाबा साहेब के लाइन पे बनाए। ओके अब ये नेशनल इश्यू था, यस ये डिप्रेस क्लास का इश्यू तो था नहीं। था यस उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश ने निर्णय लिया कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंट देना है, तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए आप अपनी, हाँ और उसमें डिस्कस कर लीजिए आपका देश का कैसा इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल सिस्टम कैसी हो। हाँ लेकिन उन्होंने एक मिच्योरनेस की है। हाँ उन्होंने क्या कहा कि जो 500 प्रिंसली स्टेट है, हाँ राइट छोटे मोटे बड़े, ये जो है ये 500 स्टेट, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो इंडिया में आए या नहीं। राइट तो उन्होंने किसके लिए बात की? सिर्फ प्रेसिडेंसीज के लिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। बाकी जो प्रिंसली 500 से उनके ऊपर छोड़ दिया। मतलब पूरा इंडिया को डिवाइड करने की बात थी। बाबा साहेब ने 4 या 8 पेजेस का लीगल डॉक्यूमेंट लिखा जो वॉल्यूम 11 में है। अच्छा और जिसमें उन्होंने इतनी ब्रिटिश की क्रिटिसिज्म की, हाँ तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सारा तय करेगी, हाँ ये तो आपने नहीं कहा कि ये प्रिंसली स्टेट इसका हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तय नहीं करेंगी। हाँ। अभी आप कह रहे हो, हाँ। बाबा साहब ने कहा लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते, ये भी इशू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तय करेगी। राइट और ये फिर जो नोट है उन्होंने पटेल को भेजा, हाँ और फिर पटेल को कहा कि आप सबको इकट्ठा करिए। तो इसलिए पटेल ने जो फिर स्ट्रांगली भूमिका ली उन्होंने। हाँ, हाँ और उन्होंने पटेल के जो ओएसडी थे वो केरला के थे, वो बाबा साहब के साथ काफी जुड़े हुए थे। अच्छा तो बाबा साहब ने उनको ये भी बताया कि जब इन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया ना हैदराबाद और गोवा हैदराबाद के स्टेट खिलाफ, को लाने के लिए हाँ, गोवा कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री एक्शन मत करो, पुलिस एक्शन करो। हाँ मिलिट्री एक्शन कह दिया तो हैदराबाद करेगा कि हम अलग से कंट्री है, हमारे ऊपर मिलिट्री एक्शन किया, वो यूएन में जा सकते हैं, राइट तो उसको पुलिस एक्शन होना चाहिए। ये नेशनल इश्यू था। राइट और एक बात बताओ जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा साहब वहीं नहीं रुके। हाँ बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तरफ से ये पोजीशन दी कि हैदराबाद जो है, हाँ हैदराबाद निजाम ऑफ हैदराबाद है, ये अलग राज्य नहीं बनेगा, हाँ ये इंडिया का हिस्सा बनेगा। इंडिया का हिस्सा बनेगा, जबकि निजाम उनके काफी अच्छे मित्र भी थे, काफी हेल्प भी मित्र किया थे, था। हाँ। लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आई तो अब नेशनल इस पे चले गए वो 150 एकड़ जमीन दी थी हाँ। औरंगाबाद में, औरंगाबाद में मिलियन मिलियन कॉलेज के लिए, जिसके हाँ। बावजूद भी उसका वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं बना, क्योंकि नहीं, नेशनल फीलिंग बड़ी स्ट्रांग थी। हाँ नेशनल फीलिंग्स बड़ी स्ट्रांग थी। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने फिर पॉम्पलेट बांटी अच्छा। मराठवाड़ा में। अच्छा उसका असर क्या हुआ पता है? हाँ। कि निजाम ऑफ हैदराबाद इशूड ए नोटिस हाँ। टू बैन द एंट्री ऑफ बाबा साहेब इन हैदराबाद। अच्छा ये भी हुआ था। ये भी हुआ था। ओके तो एक बार बाबा साहेब एक विलेज में गए, हाँ। बाबा साहब ने ये निकाला था कि मैं पीपल एजुकेशन सोसाइटी सेटअप कर रहा हूँ, उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ। तो नहीं, मेरा ख्याल है भारत मीटिंग प्रेस के लिए बहस को जितने के लिए पैसे मांग रहे थे। तो उस गांव में वो रेलवे से गए। हाँ। अच्छा, उस गांव में गए, उनको पता नहीं था कि ये ऑर्डर निकली है। अच्छा। तो उनको रोक दिया। हाँ। तो उसके इस साइड में जो गांव था, हाँ। तो उन्होंने क्या किया
कि 50 बैलगाड़ियां निकाली और बाबा साहेब को बिठाया अच्छा और अपने गांव में ले गए, जो नदी के इस साइड में था, इस साइड में था, बॉम्बे उनके प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे था, राइट। और उनकी रहने की व्यवस्था की। अच्छा और बाबा साहेब रहे, दूसरे दिन बहुत बड़े फिर वहां सभा हुई। हाँ तो अमन आज भी जो जिस हाई स्कूल में रहे हैं, हाँ उस हाई स्कूल को वो उन्होंने स्कूल नहीं बनाया उसको, अच्छा वो स्मारक बन के रखा है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये है? मराठवाड़ा में अच्छा उस्मानाबाद उस्मानाबाद में में है। हाँ तो उनका वो वहां का भाषण भी वॉल्यूम 8वें वॉल्यूम में है। अच्छा तो लोगों ने फिर उनको रुकाया, व्यवस्था की, बड़ी परेशानियां उनकी उनकी हुई, कॉट ये वो सारा ढूंढना पड़ा उनको। वो रहे, दूसरे दिन बहुत बड़ी सभा हुई और फिर वो आए। तो ये इतनी नेशनल कमिटमेंट थी बिल्कुल हाँ कि बिल्कुल डीपली एंड ही टू सैक्रिफाइस हिज इंटरेस्ट। right, और भी बहुत सारे इसमें इश्यूज है जो मतलब फाइनेंस में तो है ही है। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नेशनल इश्यू था, उन्होंने कहा कि भाई ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। 1925 में कहा, 35 में 10 साल के बाद वो हुआ। और ये बहुत सारी जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी है जो नेशनल इंटरेस्ट में है। नेशनल इंटरेस्ट में फॉरेन पॉलिसी पे है। हाँ फॉरेन पॉलिसी, चाइना के बारे में उनका जो वक्तव्य था कि हाँ, दोस्त मत बना उनको। हाँ, रिजिग्नेशन में जो अनदर रीजन जो है हाँ, वो ये है कि हाँ, फॉरेन पॉलिसी में डिसएग्री करता हूँ। हाँ राइट। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का रोल, जैसा सर ने बताया कि केवल नेशन बिल्डिंग में इतना ही रोल नहीं, कि वो एक डिप्रेस कास्ट के लीडर थे या कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान था। उसके अलावा भी जो आज हमने चर्चा की, ये बहुत बड़े रोल्स डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, जिस पर समय समय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो बड़ा इश्यू था कि डॉक्टर अंबेडकर की वाटर एंड पावर पॉलिसी जो है, जिसको इग्नोर किया गया कांग्रेस के तरफ से, इस तरह का जो एक एलिगेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगाया था, तो उस पर आज सर ने बहुत बेबाकी से संदर्भ के साथ अपनी बात रखी है। और मुझे लगता है कि जो लीगेसी थी डॉक्टर अंबेडकर की पॉलिसीज के बारे में, उस लीगेसी को कहीं भी हर्ट नहीं हुआ है। उसको आगे ले जाने का काम जो है अलग अलग गवर्नमेंट्स ने किया है। मुझे लगता है कि सर ने एक बहुत अच्छा इंसाइट हमें दिया है, और आप जरूर ये किताब को पढ़ेंगे, आप जरूर ये किताब पढ़ें। और सर, आपने हमसे बातचीत की और अपनी सारी बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, इस पे डिस्कशन किया।